हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो इससे पहले हमने दो वीडियो और बना दिए हैं इस चैप्टर के, तो आप उसमें देख लेना। हमने उसमें कोशिका की खोज किसने की थी, उसकी संरचना के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था, और फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर और पादप और जंतु कोशिका में अंतर भी बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बाहर की जो कवरिंग होती है, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी कह देते हैं। कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह बड़ी लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। ये जो संरचना नजर आ रही है बच्चों, ये कोशिका झिल्ली की है। इसमें आपको ध्यान से अगर देखोगे तो ये दो लेयर नजर आ रही है लिपिड की। एक ऊपर वाली लेयर है और एक ये नीचे वाली लेयर है। अब इन लिपिड की दो लेयर के बीच में यहाँ पर ये प्रोटीन लगे हैं, ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन है। तो लिपिड और प्रोटीन से मिलके ये हमारी कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। इसका काम क्या है? अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों को कंट्रोल करती है। किसी भी पदार्थ को अंदर आने नहीं देती, किसी को भी जाने नहीं देती। ये बड़ी सेलेक्टिव है, कुछ को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन है, इसी की वजह से जो एक कोशिकीय के जीव होते हैं वो अपना भोजन कर लेते हैं और अन्य पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, शरीर के अंदर वो ले लेते हैं एक कोशिकीय के जीव। तो इस क्रिया को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और ऐसा हमने अमीबा के केस में देखा था। अब कोशिका की जो झिल्ली होती है उसके अंदर विसरण की प्रक्रिया भी होती है। कुछ पदार्थ जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, ये कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण की प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं बिना कोई एनर्जी का खर्चा करे। सिर्फ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इनका मूवमेंट होता है। एक पदार्थ है जो जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ आसानी से जब जाता है तो उसको हम विसरण कहते हैं। फिर हम बात करते हैं परासरण की। परासरण की जो क्रिया है वो विसरण से थोड़ी सी अलग है। इसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ मूवमेंट होता है पदार्थों का। उसमें क्या था? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। और जो परासरण की विधि है वो बिल्कुल उल्टा है, उच्च सांद्रता की बजाय निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। इसमें एनर्जी का खर्चा भी होता है, इसमें ऊर्जा भी लगती है। तो इसमें देखो, अब यहाँ पे आपको तीन तरह की विलियन नजर आ रहे हैं, जिसमें किसी कोशिका को यदि हम रख दें, यदि हम कोई कोशिका है, जैसे इसमें ब्लड सेल्स नजर आ रही है, हमारी जो आरबीसी है वो है यहाँ पर। तो इन आरबीसी को यदि हमने अति प्रासरण दाबी विलियन के अंदर रख दिया तो क्या होगा कि इनका जो जल है वो बाहर निकल जाएगा। अति प्रासरण दाबी विलियन जो होते हैं उनकी जो सांद्रता होती है वो अधिक होती है, अधिक सांद्र होते हैं, और कोशिका के अंदर सांद्रता कम होती है। नमक की सांद्रता, सांद्रता का मतलब है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो जल है वो कोशिका से बाहर निकल जाता है और कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, जिसको हम समपरासरी विलयन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो जल की सांद्रता है वो कोशिका के अंदर भी उतनी ही होती है, ठीक बराबर होती है, और कोशिका के बाहर जो है वहां पर भी बराबर बराबर कंसंट्रेशन है। तो व्यापक रूप से तो कोई गति नजर नहीं आती, लेकिन कोशिका के अंदर भी जल जा रहा है, अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आ रहा है, दोनों तरफ मूवमेंट हो रहा है। इस वजह से इसको हम कहेंगे समपरासरी विलयन। ना तो अंदर पानी जाके रुक रहा, ना बाहर आके रुक रहा, मतलब कोशिका की शेप में कोई भी बदलाव नहीं आता, जैसी कोशिका होती है उसी शेप में वो रहती है। तो इस तरह के विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अल्प परासरी परासरण दाबी विलयन। ये जो होते हैं इनको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में जल जो है वो कोशिका के अंदर चला जाता है और उसकी वजह से जो कोशिका है फूलने लगती है और फूल अपना साइज उसका बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा परासरण। परासरण के कुछ उदाहरण यदि हम देखें तो अंडे के द्वारा भी हम परासरण का एक एक्सपेरिमेंट हमारे लैब के अंदर कर सकते हैं, स्कूल के अंदर। इसमें क्या होगा कि एक अंडा ले लेंगे मुर्गी का कोई भी, और उस अंडे को हम यदि
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, HCl के अंदर यदि हम उसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा कि उसका जो बाहर का जो शेल है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो डिजोल्व हो जाएगा। HCl और कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन हो जाएगी, तो बाहर का जो शेल है वो डिजोल्व हो जाएगा। तो अंदर अब जो अंडा बचा है वो उसकी एक मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर उसका कोशिका द्रव्य। तो अब उस एग को यदि हम एक बार अति प्रासरणदाबी विलयन में, और एक बार समप्रासरणदाबी विलयन में, और एक बार अल्प प्रासरणदाबी विलयन में, तीनों तरह के विलयन में डाल डाल के देखेंगे, तो जैसे इसमें था कोशिका को हमने रखा था, तो यहाँ पर इन आरबीसी की जगह यदि हम उस एग की कोशिका को रखेंगे तो वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से बिहेव करेगी। अति प्रासरणदाबी विलयन में वो एग सिकुड़ जाएगा, समप्रासरणदाबी में उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, और अल्प प्रासरणदाबी में वो एग है वो थोड़ा सा फूल जाएगा, और हो सकता है फूलने के बाद वो यदि ज्यादा देर तक रखेंगे तो वो फट भी सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। इसके बाद एक घर के अंदर भी कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट, जो सूखी किशमिश होती है हमारे घरों में होती है। किशमिश को हम थोड़ा सा पानी लेंगे और उसके अंदर भिगो के रख देंगे, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो उसके अंदर जल है वो सारा अंदर चला जाएगा, तो अब किशमिश फूल गई। अब इस फूली हुई किशमिश को हम यदि नमक के घोल के अंदर या चीनी के घोल के अंदर डालेंगे, तो थोड़ी देर बाद देखें, क्योंकि वो अल्प प्रासरणदाबी विलयन है, तो उसका जो जल है किशमिश का जो अंदर चला गया था वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, और दोबारा से किशमिश है वो सिकुड़ने लगती है। उसको यदि हम सिकुड़ी हुई किशमिश को दोबारा से यदि जल के अंदर डाल देंगे साफ जल में, तो वो पानी फिर से अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया, ये एक्सपेरिमेंट हम घर पे करके देख सकते हैं परासरण का। एक आलू से भी कर सकते हैं। आलू को काट के उसकी बाहर की कवरिंग सारी छील देनी है हमने पीलर से, और उसके अंदर एक कुपी का बना लेंगे, चौकोर सी कुपी का। उसके अंदर थोड़ा सा नमक का घोल भी डाल सकते हैं या चीनी का भी घोल डाल सकते हैं कुपिका के अंदर, और उसको जल के अंदर रख देंगे आलू को। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी देर बाद उस कुपिका के अंदर जिसमें हमने नमक का घोल या चीनी का घोल डाल के रखा था उसमें पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो वो पानी का लेवल है वो परासरण के कारण बढ़ा है, क्योंकि जो कोशिकाएं थी आलू के अंदर उन्होंने पानी को छोड़ना शुरू कर दिया, और उसका जो जल नमक का पानी था या चीनी का पानी था उसका लेवल बढ़ता चला गया। तो वो परासरण का एक एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी करके देख सकते हैं। इसके अलावा परासरण का उपयोग एक कोशिकीय जीव, अलवणीय जल में रहने वाले, अलवणीय मतलब बिना नमक के पानी में, जैसे जो झील का पानी होता है, नदी का पानी होता है, समुद्र का पानी लवणीय पानी होता है, तो अलवणीय पानी वाले जो जीव होते हैं, और अधिकांश जो पेड़ पौधे होते हैं वो परासरण के द्वारा ही जल ग्रहण करते हैं, उनके अंदर पानी परासरण की विधि के द्वारा ही होता है। पौधों की जड़ भी जल का अवशोषण परासरण की विधि के द्वारा ही करती है। इंग्लिश में परासरण को हम ओस्मोसिस कहते हैं, कई बार बच्चों को हिंदी का याद नहीं रहता, तो ओस्मोसिस, ओस्मोसिस की क्रिया होती है, जिसको हम इंग्लिश में ओस्मोसिस कहते हैं, हिंदी में परासरण कहते हैं। बड़ी उपयोगी प्रक्रिया है ये पेड़ पौधों के लिए, और कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। गैसों का आदान प्रदान भी कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है, परासरण की विधि के द्वारा। और विभिन्न अणुओं का अंदर बाहर आना जाना, जैसे जो भी पदार्थ अंदर जाना है और बाहर आना है कोशिका के, कोशिका अकेली तो रहती नहीं हमारे शरीर में, बहुत सारी कोशिकाएं साथ साथ हैं, तो उनके अंदर आदान प्रदान चलता रहता है, तो वो भी परासरण के कारण ही होता है। और परासरण की विधि में जो शुरुआत में मैंने बताया था कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया हमारा कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। जो कोशिका भित्ति होती है, जब हमने अंतर पढ़े थे पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तब देखा था कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो ये जो भित्ति होती है ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर, मतलब कोशिका झिल्ली के बाहर, ये जो सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ये मोटी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसकी बनी हुई होती है, और बड़ा जटिल पदार्थ है ये। ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती है और बड़ा मजबूत होता है। इसकी वजह से ही संरचनात्मक दृढ़ता आती है पेड़ पौधों के अंदर, सेल्यूलोज के कारण ही। और पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो कोई कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो वो सेल्यूलोज ही है।
एक एक के नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं कई बार। जब किसी पादप कोशिका का परासरण द्वारा पानी की हानि हो जाती है तो कोशिका झिल्ली संकुचित हो जाती है। पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं हम। यदि आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाए तो उसको जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और उस समय भी कोशिका भित्ति क्योंकि बाहर है इसलिए उस कोशिका का कोई नुकसान नहीं होता, थोड़ा सा उसका जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, तब भी उस कोशिका को ये कोशिका भित्ति बनाए रखती है। कोशिका भित्ति पौधे, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं की अपेक्षाकृत कम तनु विलयन अल्प प्रासरण दाबी विलयन में यदि रख देंगे तो क्या होगा, जल उसके अंदर चला जाएगा। अल्प प्रासरण दाबी अभी अभी पढ़ा था हमने। तो जल अंदर चला जाएगा तो कोशिका फूलेगी और फूलने के बाद उसका फटने का बड़ा खतरा रहता है। तो इस केस में क्योंकि बाहर कोशिका भित्ति है मजबूत, तो वो कोशिका को फूटने नहीं देती, फटने नहीं देती। इसी वजह से कोशिका भित्ति का भी बड़ा रोल है। और कोशिका भित्ति जो है वो बाहर की जो परिवर्तनीय माध्यम है, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज्यादा परिवर्तनीय है। पेड़ पौधों को तो घर नहीं है ना, वो तो बाहर ही रहते हैं। वो हर तरह के मौसम को सहन करते हैं, गर्मी को भी सर्दी को भी। तो इतना परिवर्तनीय माध्यम होते हुए उसको कोशिका भित्ति है जिसका सहारा है। कोशिका भित्ति उसको सहन करने की ताकत दे देती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा आज कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। और अब जो अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा केंद्रक। केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे और फिर कोशिका द्रव्य के बारे में, और लास्ट में फिर हम सारे कोशिका अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।